अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, मुल्क की मईशत इस वक्त तारीख के ऐसे बहरान से गुजर रही है जिसकी शायद पहले मिसाल नहीं मिलती। बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिसे संभाला देने के लिए हमने देखा कि पिछले एक हफ्ते में पेट्रोल को 60 रुपये फ़ी लीटर महंगा कर दिया गया। 30 रुपये करके एक हफ्ते में 2 बार ये कीमतें बढ़ाई गई। बिजली 8 रुपये फ़ी यूनिट तक महंगा करनी पड़ी, जबकि गैस की कीमतों में 45% तक इजाफा किया गया। और जाहिर है इन सब फैसलों से ये नज़र आता है कि मौजूदा हुकूमत मुश्किल फ़ैसले कर रही है और सब कुछ IMF की शराइत पर डाल रही है। इक़्तिसादियात के माहिरीन इन मुश्किल फ़ैसलों को वक्त की नागुज़ीर ज़रूरत कह रहे हैं और ये समझ में भी आता है, लेकिन जो चीज़ समझ में नहीं आती वो ये है कि पाकिस्तान की ज़्यादातर गरीब आबादी की माली मुश्किलात पेट्रोल बढ़ने की वजह से छोटे दुकानदार से लेकर बड़े सनतकार तक एक घंटी बज जाती है और सारी कारोबारी चेन कीमतें बढ़ा देती है। यानी आखिर में महंगाई का सारा असर एंड यूज़र पर पड़ता है। अब अगर एंड यूज़र गरीब है तो इसकी कमाई में इजाफा तो हो नहीं रहा, लेकिन क्या करें, महंगाई बढ़ती जा रही है। यानी वहाँ पर भी नतीजा खसारे की सूरत में निकलता है। गरीब नहीं जानता कि IMF क्या बला है, वो जानता है कि आज मोहल्ले की दुकान पर आटा दाल की कीमत बढ़ गई है। गरीब नहीं जानता कि मुल्की ज़र मुबादला क्यों ज़रूरी है, वो सिर्फ ये जानता है कि आज एक मोटरसाइकिल पर 1 किलोमीटर जाने पर उसके कितने पैसे खर्च होंगे। गरीब ये नहीं जानता कि अफराते ज़र की शरह कहाँ पहुँच गई है, वो सिर्फ ये जानता है कि इसकी तनख्वाह या कमाई क्यों कम होती जा रही है। गरीब ये नहीं जानता कि यूरोपीय यूनियन के साथ GSP प्लस स्टेटस में हमें क्या मिल रहा है, उसे तो ये पता है कि कपड़े का रेट कहाँ पहुँच गया है। गरीब ये जानना चाहता है कि जून में एक मुल्की बजट तो आता है, लेकिन बाद में कई मिनी बजट क्यों आ जाते हैं। गरीब के इन सवालात पर कभी करप्शन की कहानी सुनाकर तसल्ली करा दी जाती है, तो कभी पुरानी हुकूमत के फैसलों के खाते में डालकर नई उम्मीदें दिखा दी जाती हैं। इस वक्त रजीम चेंज होने के बाद से मुल्क की इकॉनमी को जैसे लावारिस छोड़ा गया। अब मुल्क में डॉलर आएगा तो मुल्क की मईशत चलेगी, और डॉलर के लिए IMF से जहां मजीद कर्ज चाहिए वहां उनकी सर्टिफिकेशन के लिए दूसरे दोस्त ममालिक के पास भी जाना होगा। वक्ती तौर पर डॉलर मुल्क से बाहर ना जाए तो कुछ अशिया की इम्पोर्ट्स पर पाबंदी लगाई जा चुकी है, लेकिन अगर इम्पोर्ट्स ना होंगी तो सनतकार की प्रोडक्ट फिर आखिर कैसे तैयार होगी। महंगाई पर फौरी काबू पाने के लिए क्या करना होगा। हुकूमत अगर सब्सिडी देना भी चाहे तो गरीब और अमीर में फ़र्क करना ये एक बहुत बड़ा चैलेंजेस बन जाता है। इन्हीं सवालात पर बात करने के लिए आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है मुल्क के मारूफ बिजनेसमैन, निशात ग्रुप के चेयरमैन मियां मंशा साहब, जो इस वक्त इस हुकूमत की एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मियां साहब, आपने मसरूफियत से वक्त निकाला, थैंक यू वेरी मच। मेरा सबसे पहला सवाल, आपको पता है कि जब इमरान खान की हुकूमत आई थी तब भी मौशी बहुत सारे चैलेंजेस थे, आज भी वही चैलेंजेस हैं, लेकिन इन चैलेंजेस से निपटने के लिए मौजूदा हुकूमत जो मुश्किल फ़ैसले ले रही है, क्या ये मुश्किल फैसले जो हैं ये मुआशी इस्तेहकाम की तरफ मुस्तकबिल में लेके जाएंगे या मज़ीद इससे अदम इस्तेहकाम होगा? जी, मेरे ख्याल में तो इससे फ़ायदा ही होगा। इवन तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं कि आपने बिल्कुल सही कहा कि गरीब लोगों पर इसका बड़ा इम्पैक्ट है। ये करने पड़ने थे, लेकिन आप देख लें कि हुकूमत का हर महीने 40 अरब रुपए का खर्चा है गवर्नमेंट चलाने का, और 80 अरब रुपए वो पहले से दे रही थी। ये क्योंकि दुनिया में प्राइस ऑफ पेट्रोल बढ़ गई, फिर डिवेलपमेंट हो गई, तो ये सारे जो है ना वो गवर्नमेंट को लेने पड़े हैं। मगर मैं आई डू सी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल कि हमें ये एक बड़े अरसे से हमने ये डिस्टॉर्शन को छोड़ा हुआ था और अब हम जाकर इसको टैकल कर रहे हैं। आप देख लें इंडिया के ममालिक में अभी भी हमसे बहुत ज़्यादा कीमत है पेट्रोल की, सऊदी अरेबिया में, इवन UAE में जो खुद तेल प्रोड्यूस करते हैं। तो देश जब चीज़ों को बहुत कम कीमत पर रखा जाए तो वो वेस्ट होती है। मैंने नोटिस किया है कि जिस दिन ये प्राइस बढ़ाई है सेकंड टाइम इन्होंने, उसके बाद मैं लाहौर में आई वाज वाचिंग कि कुछ ट्रैफिक कम हो गई है। तो वी नीड टू गेट यूज्ड टू ऑस्टेरिटी, हम चीज़ों को कम इस्तेमाल करें जिसकर हम अफोर्ड नहीं करते थे बहुत टाइम। बट आई थिंक आगे जाके अच्छी चीज़ें भी धीरे आ रही है। ये एक दफ़ा ये ऐसा वक्त है कि वी शुड एज आई सेड कि बैंक बोरो अच्छी तो हम कुछ पैसे इकट्ठे कर लें, तो हम फ्रेंडली कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया एंड
कतर या यूएई या चाइना, और उसके बाद एक दफ़ा हम स्टेबलाइज कर लें तो हमें फिर इसके बाद आगे। सर मैं प्राइवेटाइजेशन पे भी बात करती हूँ। मैं ये पिछले कुछ दिनों से आप जो प्रोग्राम्स भी कर रहे हैं उनमें भी आप प्राइवेटाइजेशन की बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं। इस पर भी मैं आपसे बात करूंगी कि प्राइवेटाइजेशन ही क्या इस मुल्क के मौशी जो मसाइल है उनका हल है। लेकिन उससे पहले मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इन मुश्किल जो फैसले लिए जा रहे हैं, आप समझते हैं कि IMF के पास जाए बगैर ये सब कुछ हल हो नहीं सकता था? लोगों की मुश्किलात, इस हुकूमत की मुश्किलात कम नहीं हो सकती थी? IMF ही वो वाहिद सहारा था, वो वाहिद फोरम था जिससे हमारे मसाइल हल हो सकते हैं। बिल्कुल, IMF के बगैर ये नहीं हो सकता, बिकॉज IMF एक थप्पा जब तक नहीं लगाएगी तो हमें दूसरे मल्टीनेशनल डोनर्स भी पैसे नहीं देंगे, कमर्शियल लोन भी नहीं मिलेंगे, बॉन्ड्स भी हम नहीं फ्लोट कर सकते। दिस इज द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। देखिए, आप लोगों को और हमें ये रियलाइज करना चाहिए कि दुनिया में अमेरिका के पास 1/3 ऑफ द टोटल रिसोर्सेज ऑफ वर्ल्ड आर विद अमेरिका, और जो $1 भी आप या $10 यहाँ से इराक में भेजे ना तो वो भी वाया न्यूयॉर्क जाता है। तो दिस इज द रियलिटी दैट वी हैव टू ये जो उनकी कंडीशन है उसको हमें एडेयर करना पड़ेगा। बेसिकली वो यही कह रहे हैं कि वो आप अपने एक्सपेंडिचर को अपने हैसियत से ज़्यादा ना करें, उसमें लोगों को तकलीफ भी होगी, वेस्ट भी होगी, पर ये इन द लॉन्ग रन हमें करना पड़ना है और हमें अपनी इकोनॉमी को बिल्ड अप करना पड़ेगा। उसके बाद इसके बेनिफिट आएंगे। वो बेनिफिट ये हैं कि हमें अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए हमें एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को चलाना पड़ेगा। लुक एट बांग्लादेश, मेरा तो अपनी फैमिली वहाँ रहती रही है और ये जो सेपरेशन हुई है वो बहुत गरीब थे हमारे से, और उन्होंने किस तरह अपनी कफायतशारी करके अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाई। फिर वो उनका एक स्लोगन होता था कि हम बहुत गरीब हैं, सारे मुल्कों में जाके कहते थे हम बहुत गरीब हैं, हमारी मदद करें। उनको ट्रेड कंसेशन भी मिली, फिर उन्होंने बड़ी मेहनत की। टुडे बांग्लादेश है $40 बिलियन इन रिजर्व और $700 बिलियन जो है ना हर महीने उनका रिजर्व बढ़ रहा है। सर बांग्लादेश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, हमारे यहाँ क्या ऐसी अट्रैक्शंस होनी चाहिए कि फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पर आए? आप एक सरमायाकार हैं, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हो रही है सर? वो इसलिए नहीं हो रही कि हम लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे कि हम कॉन्फिडेंस ये दें कि हमारे यहाँ पर अदालती निज़ाम जो है वो चौकसाप है। आप कोई कानून का फैसला इस मुल्क में नहीं हो सकता। दिस इज अ वेरी बिग इशू। फॉरनर जब आके देखता है कि जी मैं वहाँ जाकर कोई मेरे से गड़बड़ हो गई तो मैं कम से कम वहाँ से निकलूंगा कैसे बाहर। तो ये जो चीज़ें हैं हमारा जो एजुकेशन सिस्टम को हमें ठीक करना पड़ेगा। मैं अगर आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि जब जॉर्ज बुश प्रेसिडेंट था तो मुशर्रफ साहब उसको मिलने गए, तो किसी एक आदमी ने कोई कोर्ट ऑर्डर कोयटा के कोर्ट से लिया हुआ था अगेंस्ट एन अमेरिकन कंपनी वेस्टिंग आउट। $1 बिलियन का एक पैकेज दिया हुआ था। तो जॉर्ज बुश ने मुशर्रफ से पूछा तो व्हाट्स दिस, तो उसको कोई जवाब ही नहीं था उसके पास। ये चीज़ें भी हम अपना देखें कि आप देखें डोइचे बैंक, बार्कलेज बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका, ग्रीनलेस बैंक, सारे मुल्क को छोड़ के चले गए। वी मस्ट डू अ सोल सर्चिंग ऑन ऑल दीज थिंग्स कि हमारे साथ हो क्या रहा है। तो हमें बिजनेस फ्रेंडली भी होना पड़ेगा कि जो आए उसको कहें कि बड़ी मेहरबानी आप आए। और ये कई मिसें खत्म हो गई हैं। आप देखें, हम कहते हैं एजुकेशन नहीं है पाकिस्तान में, तो सबसे ज्यादा एजुकेटेड मुल्क इस इलाके में श्रीलंका है, सबसे ज्यादा तालीम है, और वो ही बैंकरप्ट सबसे पहले हो गया। तो आप आके हमारी फैक्ट्रियों को देखें जहाँ पर ये औरतें काम कर रही हैं, यू शुड कम स्पेशली बिकॉज यू कम फ्रॉम दैट सेक्टर, और देखें कि हम किस किस्म की एक्सपोर्ट कर रहे हैं और हमारे यहाँ कुछ बहुत चीजें हो रही है। सर अभी आपने कहा कि हम लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं देते। यहाँ साहब मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नाज़रीन, वक्त एक छोटे से वक्फे का, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मियां मंशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर नैब का जो एक रोल रहा तहरीक इंसाफ के इन 3.5 पौने 4 सालों के दौर में, आपको लगता है कि नैब की वजह से ही
ये जो कॉन्फिडेंस था बाहर के इन्वेस्टर का भी, यहाँ के भी इन्वेस्टर का, यहाँ के भी लोगों का, सियासतदानों के जो कॉन्फिडेंस थे वो शेक हो गए। बिजनेसमैन था वो बहुत ज़्यादा इससे घबरा गया। क्या नैब का इदारा बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए या आप समझते हैं जो अभी तरमीम की हैं ये काफ़ी हैं? क्योंकि जाहिर है अगर करप्शन की है, करप्शन को ख़त्म भी होना है और ये एक हकीकत है कि इस मुल्क का बहुत बड़ा मसला एक करप्शन है। तो अगर नैब ना हो तो फिर करप्शन कैसे ख़त्म हो? देखिए दीदी, ये जो करप्शन वाला ड्रामा है ना इस मुल्क में, आप देखें कि दुनिया के दूसरे मुल्कों में क्या हो रहा है। अभी आपने देखा है कि फिलीपींस में मार्कोस का बेटा इलेक्ट हुआ है। तुम्हारी भी इतनी उम्र तो है, तुमने देखा होगा कि जो उसकी माँ मिल्डा मार्कोस होती थी उसके 5000 बैग निकले, जूते निकले, इतना रौला था फिलीपींस में। नाउ दे आर ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 10%। जब बेटा इलेक्ट हुआ तो बाइडेन प्रेसिडेंट ने दूसरे दिन उसको फोन करके मुबारकबाद, बिकॉज दे आर ग्रोइंग। तो चीजें वहाँ पर लोगों की एक्सपेक्टेशन से आमदन ज्यादा है। ये करप्शन का ड्रामा लेके ना, आप देखें यूके में इतने ज्यादा स्कैंडल वो कहते हैं जो ये कोरोना की वैक्सीन पर हुए। इसी तरह आप अफ्रीका की डेवलपमेंट देखें, आप कहेंगे हम अफ्रीका नहीं है, उसमें अब रेलवे बैरन्स होते थे जिन्होंने रेलवे लगाई वहाँ पर, ऑयल बैरन्स हम उनको कहते थे, स्टील बैरन्स कहते थे। हर मुल्क की एक डेवलपमेंट स्टेज पर इल्जाम लगते हैं, हाउ ट्रू दे आर वी डोंट नो। तो उसको जरा देखें कि ये चीजें जो है इस खाम में भी कुछ हवा बोला हुआ है और किस किस तरह लोगों ने आके इस मुल्क में नैब ने लोगों के दफ्तरों में रेड किया। ये सारी चीजें जो है ये हुई हैं। मेरे पर केसेस बनाए लोगों ने और मुझे पता है वो कौन है, एक साथ तो बात चले गए। पर ये चीजें हैं जिससे लोग, काफी पाकिस्तानी बिजनेसमैन हम बाहर रहते हैं अब, जो यहाँ काम करते हैं और उनके या बच्चे हैं या वहाँ से काम कर रहे हैं। अब मैं नामों में नहीं जाना चाहता, कई नाम ऐसे हैं जो दुबई में बैठे हुए हैं और वहाँ से काम कर रहे हैं। इसी तरह बाकी मुल्कों में देखे ना, लिमिटेशन इतनी ज्यादा है। मैं आपको बताता हूँ कि यूएई में मैं जब जाता हूँ कई दफा, तो एक दफा मुझे रॉयल फैमिली वालों ने बुलाया और उनका ये सब खाना खिलाया। वो ऐसे ही बैठ के मुझे खाना खिलाया जैसे मेरी माँ मेरे को बचपन में खिलाती थी। और कहने लगे कि हमने इस मुल्क की आबादी डबल कर ली और आप यहाँ की नहीं शिफ्ट हो जाते हमारे मुल्क में, और आपके ये प्रॉब्लम। एंड दे इवन वेंट आउट टू द पॉइंट दैट दे सेड हम आपको सिटीजनशिप भी दे देते हैं यूएई पे। तो वो लोग देखें किस तरह लोगों को ला रहे हैं। उन्होंने लिस्टें बनाई हैं दुनिया के कौन से मुल्कों से कितनी बंदे लाने हैं और उनकी किस तरह हमने डबल करनी है अपनी पॉपुलेशन। और उनके जो वजीरें भी हैं, जो औरतें भी वहाँ मिनिस्टर्स हैं, 30-40 साल से ऊपर वाली नहीं है। और मैंने देखा ना वो लिपस्टिक लगाती है ना कोई ज्वेलरी पहनी होती है, दे आर ऑल PhD। तो आप देखें कि हम लोगों को ये कॉन्फिडेंस दें कि आप काम करें, गलतियां भी हो जाती है। अब बस आप देखें कि शौकत अजीज साहब को हमने एक नैब के केस में डाला हुआ है। उनकी क्या गलती है? उनकी गलती ये है कि उसने एक 17 ग्रेड की टीचर को नौकरी दी थी। अब आप मुझे बताएं, वो जतोई साहब उसके मिनिस्टर फॉर एजुकेशन होते थे, तो फिर एक आदमी एक टीचर को 17 ग्रेड की पर नौकरी देता है और वो प्राइम मिनिस्टर है, तो कैसे लोग काम करेंगे? उसकी सर्विसेज देखें, उसके जमाने में वो 8-9 बिलियन डॉलर की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। और देखें उस वक्त कितनी इन्वेस्टमेंट आई उनकी, PTCL को उसने प्राइवेटाइज किया। आप देखें हमारे मुल्क में सर नवाज शरीफ साहब के दौर में 90 से लेकर 93 तक डीरेगुलराइज भी किया गया, उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आई, शौकत तरीन साहब के दौर में भी, और 2008 के बाद ही हालात कुछ बदले। जी आप देखें 2 पीरियड है हमारी हिस्ट्री में जहाँ काफी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई। 90 से 93 नवाज शरीफ, और उसने सारे लाइसेंसिंग लॉज वगैरह सारे चेंज कर दिए। उसके बाद आप देखते मुशर्रफ का जमाना जो शौकत अजीज था जब, और उसने जो सारी डीरेगुलेशन की वो भी नैब के केस में फंसा हुआ है। तो ये जो है ना, इसी तरह जरा हम आप लोगों को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारी अच्छी चीजें हो रही हैं जिसमें हमने कामयाबी आई है इस मुल्क को, देखें GST+ रजा खान ने मुशर्रफ के जमाने में करवाया और बाद हुकूमत में आके भी उसको उन्हें उसमें रखा। इसी तरह आप देखें कि हमारे
ये कमोडिटी प्राइसेस भी बहुत बड़ी है और हमें कोला नहीं मिल रहा था, हमें कॉटन शॉर्ट हो गई थी। तो सडनली वी फाउंड कि अफगानिस्तान में ये दोनों चीज़ें जमा होकर पड़ी है, कोई खरीदता नहीं। उसको फिर 2 महीने में जिस तरह गवर्नमेंट ने, पिछली गवर्नमेंट या गवर्नमेंट स्पेशली उसको डीरेगुलेट किया और हमारी ट्रेड विद अफगानिस्तान हैज नाउ डबल। तो आप देखें विद इन 2 months वी एक्सप्लॉइटेड दैट। और मैं तुम्हें एक बात कह रही हूँ कि याद करके रखना मुझे, मैं इन 10 years अफगानिस्तान विल बी ऑल्सो हेड ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज उनके पास ना कोई डेट है और ना कोई ब्यूरोक्रेसी है। तो ये 2 चीज़ें उनके पास नहीं है, तो आप देखेंगे वो भी हमारे से आगे निकल जाएंगे, बिकॉज हमने इतना तंगी की हुई है लोगों को। और ये ये जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटीज, मैं over 50,000 people work in our company. Only the army employs more people than my companies, different companies. सही। तो आप देखिए ना, इसके लोगों को इनकरेज करें, ये चीज़ों से हमारे फॉरेन शेयर होल्डर्स हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ, आप एयरपोर्ट पर लाहौर चले जाए ना। जी, मैं इसी पर आना चाहती हूँ। आप प्राइवेटाइज की जो बात करते हैं, आपको क्या लगता है कि प्राइवेटाइजेशन ही मुल्क के जो मौशी मसाइल हैं उनका हल है? कुछ अच्छी मिसालें भी हैं, जैसे आपका बैंक है, जब ये आपने किया, आपने जब से आपने होल्ड किया 186 अरब का आपने टैक्स भी दिया। फिर यूबीएल की मिसाल हमारे सामने है, एलाइट बैंक की मिसाल हमारे सामने है, बी बैंक की मिसाल हमारे सामने है। इन बैंक्स को जब प्राइवेटाइज किया तो इनकी कारकर्दगी बेहतर हुई। आप एयरपोर्ट्स की भी बात करते हैं, आपको लगता है कि ये स्टील मिल्स है, पीआईए है, मुल्क के एयरपोर्ट्स हैं, हुकूमत पहले इनको थोड़ा ठीक करे, उसके बाद इनको प्राइवेटाइज करे, या बस औने पौने दामों जिसको भी देने दे और अपने सर से जिम्मेदारी उठा रहे और बाद में इदारे काम करें? फिर क्या होना चाहिए? ये बातें मैं कई दफा सुन चुका हूँ। मेरी शौकत अली साहब के साथ भी यही बहस होती थी, इसको भेजो, कहता था मैं पहले इनको ठीक करूंगा। हाँ। और उसमें बड़े अच्छे बंदे लगाए, उससे नहीं हुआ। तो इनको और वक्त जाया करना और आपके पैसे पब्लिक के जाया करने से, इसको अगले दिन इनकी बैलेंस शीट बना के ऑप्शन करनी। ये अगर आप समझते हैं कि आप सस्ता बेचे हैं तो आप सिर्फ 25-26% शेयर देते जैसे बैंकों में देते थे, और 65% आप अपने पास रखें। जब वो बेहतर होगी, जो मैनेजमेंट बेहतर होगी, तो अपसाइड भी आपको मिल जाएगी। तो आपको ये चीज़ों में इंतजार नहीं करना चाहिए। ये जो इस वक्त प्राइवेटाइजेशन का चेयरमैन है सलीम, वो मुझे एक हफ्ता पहले मिलने आया था। ये सारे आपके मैंने जो उसके प्लान देखे, ही इज रेडी विद द स्टील बिल एंड ही इज रेडी विद मेनी मोर। उसमें कोई चाइनीज कंपनी भी इंटरेस्टेड है, तो ये इसको जिस तरीके से भी है इसको बेचे। लेकिन सर, इस पर मेरिट पर बड़े सवालात उठते हैं। आपको लगता है कि माजी में जो इदारे प्राइवेटाइज किए गए वो सब कुछ मेरिट पे हुआ? फिर ये इल्जामात लग जाते हैं कि जी हुकूमत तो अपने प्यारों को, अपनों को नवाज देती है, औने पौने दामों बेच देती है, अपने भी फायदे देखती है, अपनों को भी फायदा पहुंचाती है। तो मेरिट्स का आपको लगता है कि इसमें ख्याल रखा गया है माजी में? बिल्कुल, बड़ा मेरिट पर हुआ है। आप देखें ना, पीटीसीएल एसएसएलआर में खरीदी, उस वक्त एक टेलीफोन किसी को घर लगाना पड़ता था, तो 2-2 साल इंतजार करते थे लोग। तो पीटीसीएल आए तो उसके बाद जोंग, टेलीनॉर, मोबाइल। आज पाकिस्तान में टेलीफोन कॉल इज द चीपेस्ट इन द वर्ल्ड। यू नो हाउ मेनी पीपल हैव फोन, मोबाइल फोन? 82% ऑफ द पीपल इन आवर कंट्री हैव मोबाइल फोन। ये दिक्कत कितनी आज़ादी है। और इसको कि जी आपने अपने प्यारों को दिया, दफा करे इसको कि जी प्यारे कौन है और कौन नहीं है। देखिए मुल्क का इंटरेस्ट कहाँ है। किसी ने कोई चीज कबर में नहीं लेकर जानी, कोई पैसे किसी ने नाल नहीं लेकर जाने। तो ये सब बंद है। हम लोग जो बातें करते हैं इसको निकालें, इससे जान छुड़ाएं। जो भी पता पैदा आता है इसको क्या। अब एयरपोर्ट पर आप चले जाए तो ऐसे लगता है जैसे आप फैमिली में आ गए। देखे ना, लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट ओन्ड बाय अ स्पेनिश कंपनी, इस्तांबुल ओन्ड बाय अनदर कंट्री, इंडिया में भी एयरपोर्ट सारे प्राइवेटाइज हो गए। क्यों लाइनों में खड़े होते हैं, क्यों हम लोग धक्के खाते हैं? जाके देखे ना हमारा हाल जो है। इसको सारी चीजों को ठीक करें। इसी तरह किया ही। तो सर आप जो भी पैसे मिलते हैं उसको लेकर जान चलाएं। बिल्कुल, आप एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर भी हैं, पहले भी एडवाइजरी काउंसिल्स बनती रही हैं, तो ये सारे यकीनन आप मशवरे तो देते होंगे, लेकिन इन मशवरों की अहमियत क्या है? फिर एडवाइजरी काउंसिल, इस पर भी बड़े सवालात उठते हैं कि इसके जो मेंबर्स होते हैं
कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के मामला सामने आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये खुद इन स्टेक होल्डर्स होते हैं, इनके अपने इंटरेस्ट होते हैं, वेस्टर्न इंटरेस्ट इनके होते हैं, तो फिर पॉलिसीज़ भी वैसी बनाते हैं, फिर मशवरे भी वैसे देते हैं, तो इस पर भी बड़े सवालात उठते हैं। तो इन मशवरों की एडवाइजरी काउंसिल के जो लोग होते हैं उन पर कोई अमल भी होता है, उनकी क्या इंपॉर्टेंस क्या होती है? अमल होना चाहिए, आप सही कह रही है, मगर आप देखें ना जो ये सारी प्राइवेटाइजेशन हुई है तो कौन सी एलिगेशन है? अभी बैंक आप देखें इसके रिजल्ट, GBL के रिजल्ट देखे, एंड सो मेनी सीमेंट भी आपने डिस्कस नहीं किया। 8 लाख टन होती थी पाकिस्तान की कैपेसिटी, अब हम 60 बिलियन टन बनाते हैं और सीमेंट भी एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये चीजें जो हैं ये सारी हमें देखनी चाहिए कि ऑल आर प्राइवेटाइजेशन दुनिया में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल मेरे ख्याल प्राइवेटाइजेशन जो पाकिस्तान में हुई है, मेरे नो डाउट अबाउट दैट। आप देखें कि अब हमारा बैंक है, बीते 1.5 से 2 बिलियन रुपीज का टैक्स हर महीने, तो मैं मजाक करता होता हूँ कि IMF ऑफ लाहौर, जब टैक्स वालों को पैसे पूरे नहीं होते मेरे पास आ जाते। तो ये चीजें हुई है, हमने कोई ज्यादा खाना शुरू कर दिया है, या हमने कोई इसको इन चीजों को छोड़े। जैसे ही सऊदी अरब में यही हो रहा है, UAE में भी हो रहा है, सारे मुल्कों में। अब आप देख लें टर्की, उन वहां पर और वहां पर आप देखें इस तरह इंडिया की हमसे 3 गुना एक्सपोर्ट होती थी, अब उनके $650 बिलियन के रिजर्व है इंडिया के पास, और वो सारी इन्वेस्टमेंट आई है, वो सिर्फ एक्सपोर्ट करके भी उन्होंने कमाया। जहाँ भी आप देखेंगे एक दफा ये मंशा साहब, पावर सेक्टर के मसाइल कैसे हल हो सकते हैं? पावर सेक्टर में बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं। आप देखें अभी 1 घंटा लाइट आ रही है, 2-2 घंटे लाइट नहीं आ रही है, तो फिर तहरीक इंसाफ शोर मचाती है। भाई हमारे दौर में तो इतनी लोड शेडिंग थी नहीं, फिर IPPs, फिर आपने जो पुराने मुआहदे किए हुए हैं उनको अंडू करने की जरूरत है। ये पावर सेक्टर के मसाइल कैसे हल होंगे मियाँ साहब? भी बड़ा सिंपल है, ये सारी चोरी है। सब देखो 9 रुपए की बिजली बना के दे रहे हैं, तो आगे 15 रुपए तो बेच रहे हैं और पैसे नहीं देते। कई जगह तो ऐसी है पाकिस्तान की, कोयटा, हैदराबाद, पेशावर, यहाँ 25% की रिकवरी नहीं है। तो इनको भी प्राइवेटाइज करें और लोगों के हवाले करें, जिससे लेना वो ले लेंगे खुद ही, और रीनेगोशिएट करना है वो भी कर लेंगे IPP के साथ। तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ये सिर्फ आप एंकर और ये TV पर आती है ये चीजें, ये इसमें कोई असलियत नहीं। और ये बायर एंड द सेलर्स विल सॉर्ट इट आउट देमसेल्व्स, क्या लेना है और क्या नहीं। आप क्यों रोज पैसे भर रहे हैं? मेरे ख्याल से आज ही TV पर मैं देख रहा था 10 अरब की बिजली तो आप तक भी एम्प्लॉइज को मुफ्त दे रहे हैं, इस खुशी में आप ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो ये जो है ना, इन चीजों को हाथ धोएं, और ये दुनिया के मुल्कों में हुआ है। पिछली दफा हमने बिड प्रिपेयर की फॉर फैसलाबाद फेस्को, मनीला की जो कंपनी है मनीला मेट्रो, वो हमारा पार्टनर था, एंड वी लुक एट ऑल द एग्जांपल्स ऑफ चिली एंड सो मेनी अदर कंपनी यहाँ प्राइवेटाइजेशन। ये तो एक हमारे मुल्क में सिर्फ थोड़ी प्राइवेटाइजेशन हो रही है, ये सारी चीजें दुनिया में हो चुकी है। सही। मियां साहब, लास्ट क्वेश्चन, क्या मौजूदा हुकूमत को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए? क्योंकि पिछले 6-8 महीनों से जो हम एक गैर यकीनी की सूरत हाल देख रहे हैं, एक अनसर्टेनिटी है हमारे मुल्क में, सियासी तौर पर भी, मौशी तौर पर भी। मौजूदा हुकूमत मसाइल हल कर सकती है, नहीं कर सकती, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन, लेकिन एक अनसर्टेनिटी आपको लगता है खत्म होगी अगर ये हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी? आई थिंक जितना भी ये इसको ले जाए अगस्त तक नेक्स्ट ईयर, आई एम ऑल फॉर इट। उसमें कोई ना कोई जो इन्होंने पेट्रोल की प्राइसेस को किया है और दूसरी चीजें, तो कोई ना कोई सर्टेनिटी आएगी। अब किसी को काम जो लाए हैं उनको क्या, इनको चलने नहीं दे। तो ये है इसका, अल्टीमेटली इसको टाइम दे दें, ये काम करेंगे। सही। और अदरवाइज नॉट इलेक्टेड। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। चेयरमैन निशात ग्रुप, हुकूमत के एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर, मारूफ बिजनेसमैन मियां मंशा साहब मेरे साथ है, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, एक तरफ तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि इमरान खान की जान को खतरा है, तो दूसरी तरफ हुकूमत उन्हें गिरफ्तार करने की बातें कर रही है। तहरीक इंसाफ ये दावा कर रही है कि इमरान खान की जान को खतरा है और हम खुद उनकी सिक्योरिटी का ख्याल रख रहे हैं। खान साहब 2 हफ्तों से पेशावर में थे, ताहम पेशावर हाई कोर्ट से 25 जून तक की राहदारी जमानत मिलने के बाद वो इस्लामाबाद वापस आ चुके हैं। खान साहब के इस्लामाबाद वापस आने पर वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर लिखा कि इमरान खान की सिक्योरिटी पर मामूर एहलकार ही उन्हें गिरफ्तार करेंगे। आज तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें मुआशी सूरत हाल समेत नेशनल सिक्योरिटी और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की मुमकिना गिरफ्तारी के मामले पर स्ट्रैटेजी जो बनाई उस पर गौर किया गया। कोर कमेटी इजलास के बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अगर हुकूमत ने गिरफ्तारी जैसी हमाकत की तो तहरीक इंसाफ के कारकुनान खामोश नहीं बैठेंगे। क्या कहा कुरैशी साहब ने, जरा देखिए। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि वो मुल्क के साबिक वजीर आजम को गिरफ्तार करने का इरादा रखते हैं। इससे बड़ी सियासी हिमाकत हो नहीं सकती। कारकुनान जो आज कोर कमेटी की आवाज सुन रहे हैं, उन्हें इतला दी जा रही है कि अगर मीडिया के जरिए या उनको इतलात सोशल मीडिया के जरिए मिले कि ऐसी हरकत ये इम्पोर्टेड हुकूमत करने का इरादा रखती है, तो आपने अपना रद्द अमल फिल फौर देना है। आप अभी से उसके लिए मनसूबाबंदी, सफबंदी कर लीजिए। नाजरीन, हुकूमत की तरफ से तहरीक इंसाफ को बार बार डायलॉग और मुज़ाकरत की पेशकश की जा रही है। तहरीक इंसाफ की तरफ से इस पेशकश को मुस्तरद किया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ग्रैंड डायलॉग की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सब जमातें आएँ, मिलकर बैठें, मुल्क की बेहतरी के लिए फ़ैसले करें। जबकि आज एक मरतबा फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क की तरक्की के लिए सभी स्टेक होल्डर्स के साथ ग्रैंड डायलॉग करने की पेशकश की है। क्या कहा शहबाज शरीफ साहब ने, ज़रा देखिए। मैं ये बात आज फिर यहाँ दोहराना चाहता हूँ, हमें ग्रैंड डायलॉग करना होगा। तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, अगर हमने इस पाकिस्तान को आगे चलाना है, सनत और सेहत और तालीम के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ग्रैंड डायलॉग उसकी इस वक्त अशद जरूरत है कि कोई हुकूमत आए या जाए, ये जो एरियाज हैं इसके ऊपर कोई हाथ न लगा सके और वो मुल्क आगे बढ़ता रहे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन मौजूदा हुकूमत से एक ही मुतालिबा नाजरीन कर रहे हैं कि इलेक्शन की तारीख दी जाए, इसके बाद ही कोई फैसला होगा। इलेक्शन की तारीख देने का मुतालिबे से लेकर इमरान खान गुज़श्ता महीने की 25 तारीख को इस्लामाबाद धरना देने गए, मगर एक ही दिन में हुकूमत को मज़ीद 6 दिन की मोहलत देकर अचानक से अपना एहतजाज ख़त्म करके वापस चले गए और अब 6 दिन की बजाय 9 दिन गुजर चुके हैं। तहरीक इंसाफ की तरफ से किसी किस्म की स्ट्रैटेजी का अभी तक ऐलान नहीं किया गया। इमरान खान ने इस्लामाबाद जाने का ऐलान करने की बजाय सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर रखी है कि हमें एहतजाज की इजाज़त दी जाए, कि हमें रोका ना जाए। इससे महसूस होता है कि तहरीक इंसाफ एहतजाज की बजाय अदालत के सहारे फेस सेविंग चाह रही है। इमरान खान की गिरफ्तारी और मुल्की सियासी सूरत हाल का मंजरनामा क्या रुख इख्तियार कर रहा है? क्या तहरीक इंसाफ जो हुकूमत ग्रैंड डायलॉग की पेशकश कर रही है उसका हिस्सा बनेंगी? अली नवाज़ अवान साहब तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अली नवाज़ अवान साहब आपका। आज शहबाज शरीफ साहब ने, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि कोई सियासी जमात इक़्तिदार में आए कोई जाए, लेकिन कुछ एरियाज ऐसे होने चाहिए जिन पर सियासत नहीं होनी चाहिए, जिन पर सबका एक एग्रीमेंट होना चाहिए, इत्तफाक राय होना चाहिए कि इन एरियाज पर कोई सियासत नहीं करेगा। बज़ाहिर उनका जो इशारा है वो सियासी सूरत हाल से हट कर उनका मईशत की तरफ है। ज़ाहिर है आप लोग भी जो है ना वो महंगाई की बात कर रहे हैं, इस हुकूमत को भी इदराक है बहुत ज़्यादा महंगाई है, तो क्या आप इस हुकूमत के ग्रैंड डायलॉग का हिस्सा बनना चाहेंगे? अच्छा, ये तो देखिए ना, इन लोगों ने जिंदगी में कुछ नहीं सीखा। तहरीक इंसाफ ने हमेशा, अब जब भी टाइम आया है, चाहे हम ऑपोजिशन में थे चाहे धरने के अंदर थे, जब भी इस तरह की कोई डिसीजन मेकिंग आई है, हमने अपने इख्तलाफात साइड पे रखे और हमने इस पर काम किया। आपको याद होगा यमन में फौज भेजने का जब मसला था, हम धरने में बैठे हुए थे, हमने धरने में से उठे और प्राइम मिनिस्टर जाके उन्होंने असेंबली के अंदर खिताब किया कि पाकिस्तान के अंदर एक और प्रॉक्सी वॉर छिड़ जाएगी और हमें यमन में पाकिस्तान की फोर्सेज नहीं भेजनी चाहिए। उसके बाद आपको याद होगा कि इन्होंने 0.8% इन्होंने
टैक्स लगा दिया था कैश विड्रॉल के ऊपर। असद उमर ने असेंबली में खड़े होकर कहा कि ये टैक्स जरूर लगना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द इकोनॉमी होनी चाहिए, पर इसकी टैक्स की रेशो कम कर दें। उसके बाद एपीएस के ऊपर आपको याद होगा जब एपीएस हुआ उसके ऊपर जो लेजिस्लेशन हुई तहरीक इंसाफ उन मुज़ाकरात का भी हिस्सा बनी और उसके अंदर सारे स्टेक होल्डर्स के साथ भी बैठी। उसके बाद आपको याद हो 2017 के अंदर इलेक्शन कमीशन रिफॉर्म्स हुए, पसंद नहीं करते जहां शहबाज शरीफ उसके अंदर भी वो बैठे, जहां नून लीग के लोग खासतौर पर बैठे हो, इमरान खान साहब वहां बैठना पसंद नहीं करते हैं। शहबाज शरीफ को तो अभी तक शहबाज पसंद है उनको अपने मतलब ये देखें वो शहबाज शरीफ को तो अभी तक ये नहीं समझ आई उनको बिठाया किसने, अगर बिठाया तो क्यों बिठाया, अभी तक तो उनको समझ ही नहीं। और 1.5 महीने के अंदर अंदर वो जो उन्होंने अपनी पिक्चर पोर्ट्रे की हुई थी लेना चाहिए कि उन्हें अदम एतमाद ने बिठाया इस कुर्सी पर। अच्छा जी, हमने मान लिया पर लोगों को भी ये मान लेना चाहिए और लोग ये मान चुके हुए हैं और लोगों को यकीन हो गया है कि जिस तरह 1980 के बाद से शहबाज शरीफ को पोर्ट्रे किया गया था, इज अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर। अब आप लोगों को भी और लोगों को भी मान लेना चाहिए कि वो सब ढकोसला था। अगर मैं जिस तरह टर्की दौरा टर्की की तस्वीरें छाप दूंगा, टॉयलेट्स के ऊपर अपनी तस्वीरें लगा दूंगा, वाटर कूलर के ऊपर अपनी तस्वीरें लगा दूंगा और साबित करूंगा बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हूं, वो 1.5 महीने के अंदर खुल के सामने आ गया है। आपके सामने इस मुल्क के हालात क्या है। 1.5 महीने के अंदर 47% इन्होंने पेट्रोलियम प्राइसेस ज्यादा कर दी हैं, 45% इन्होंने गैस प्राइसेस ज्यादा कर दी हैं, डॉलर 170 से लेकर 200 की सेंचुरी टच कर चुका हुआ है। पाकिस्तान की 1 महीने के अंदर आपकी एक्सपोर्ट्स गिर चुकी हुई हैं। पाकिस्तान के अंदर जो आपके वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन जब IMF से मुआहदा करके आए थे उन्होंने बताया था, उन्होंने ये बताया था कि पेट्रोलियम लेवी की मद में आप लोगों ने 30% ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी है, हर महीने 4-4 रुपए करके बढ़ाने हैं। फिर आप लोगों ने 10 रुपए कम किए ना, सब्सिडी दी ना आप लोगों ने, तो आप लोगों ने भी ये कहा था कि ये सिर्फ जून तक का रिलीफ है, जून तक ये सब कुछ बर्दाश्त हो सकता है, उसके बाद नहीं हो सकता। मसला ये है कि आज तहरीके इंसाफ की हुकूमत होती है, मौजूदा हुकूमत बैठी है, दिस वे और दैट वे ये प्राइसेस बढ़नी थी। आप अजीब बातें कर रही हैं, आपको फाइनेंस का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए और मुझे होगा भी। आप मुझे एक बात बताएं, इनके जमाने में 52% पेट्रोलियम लेवी ली जाती थी, 17% उसके ऊपर सेल टैक्स लिया जाता था। इन्होंने ऑयल बोनेंजा एंजॉय किया, $35 फी बैरल इनका ये तेल खरीदते होते थे। हमारे दौर में 100-110 के ऊपर हमने पेट्रोल खरीदा है, हमने डीजल खरीदा है। कोरोना आया हुआ था, उसके बावजूद सुनते जाइएगा, ये तो तरीका नहीं है ना। आप मेरा आर्गुमेंट ही नहीं बिल्ड करने दे रही मुझे, आप बीच में सवाल कर देती हैं। आप मेरा आर्गुमेंट तो बिल्ड करने देना, कुछ जल्दी तो नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि हमारी जब इनकी हुकूमत गई थी 3700 अरब रुपए की रिसीट्स थी, हमने 6100 अरब रुपए पे रिसीट्स लेके चले गए। टैक्स टू जीडीपी रेशियो इनका 84% था, हम टैक्स डेट टू जीडीपी 73% के ऊपर ले आए। आपके सामने हमारी रिमिटेंसेस बढ़ी $13.5 अरब से, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी $39 अरब पे, जो ये कम करके गए थे। हमने तो एक स्टेबल पाकिस्तान इनके हवाले किया था, हम तो सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे, हम अपने खर्चे कम कर रहे थे, हमने तो कोई 4 कैंप ऑफिस नहीं बनाए हुए थे। हम चाह ये रहे कि अभी भी कर सकते हैं, वो इतना बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। फाइनेंस का अगर थोड़ा बहुत मुझे भी पता है, अगर आप एक इदारे से पैसे ले रहे हैं, शुक्र और सुन लेना, IMF से आप लोगों ने पैसे लिए, क्या IMF ने आप लोगों को कहा था कि आप लोग 10 रुपए कम करेंगे? उन्होंने कहा था कि आप 10 रुपए बढ़ाएं? आप IMF की निगोशिएशंस के पेपर्स निकालें और जरा उनको पढ़ें, कहां ये लिखा हुआ है। देखिए आप कहते क्या, वो कहते क्या आपको, IMF कहता क्या आपको, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट कम होना चाहिए, आपका क्रेडिट डेफिसिट कम होना चाहिए। सुनती तो जाइए ना, आप सुनती तो जाइए ना, फिर आप बोली जा रही हैं बीच में, मेरी बात तो सुन ले मोहतरमा। लेकिन अगर या फिर आप वीलॉग किया करें, आप ये ना किया करें मुझे क्यों बुलाया। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो नाज़रीन समझे कि मैं गलत बोल रहा हूं, और आप बहुत ठीक बोल रही हो, आप बहुत अच्छी मायरे माशियात हैं, बट मेरी बात तो सुने ना। आप अगर कोई बात करेंगे, आप बोले, मुझे अगर लगेगा कि आप ये बात ठीक नहीं कर रहे, मेरा कोई आपका कोई सियासी मुकाबला तो नहीं हो रहा, आप PTI को, मैं नून लीग तो नहीं हूँ, मैं तो आपसे सवाल कर रही हूँ, आपका काम है जवाब देना। आप मुझे कह रहे हैं आपको इकोनॉमी का नहीं पता, आप मुझे कह रहे हैं कि आपने वो, मुझे लगता है आपने वो लेटर नहीं देखा। आपने देखा वो लेटर जिसमें आप लोगों को लेटर ऑफ इंटेंट, आपको पता है कि वो 10 रुपए उन्होंने बढ़ाने का कहा था, ये कम करने का कहा था? उन्होंने बढ़ाने का कहा था जनाब। आपके चेयरमैन साहब खुद कह चुके हैं कि हम पे प्रेशर था कि प्राइसेस बढ़ाओ, लेकिन हमने कम की।
आप इस चीज को एंडोर्स करते हैं या नहीं? जब आप बोल रही होती है मैं आपके दरमियान में बोलता हूँ। जी बोले आप। मुझे आपकी बहुत सारी बातों से इख्तलाफ है। जी बोले। मैं बोलता हूँ, अगर आपने मुझे बुलाया है और मैं आपको जवाब दे रहा हूं तो लेट द पीपल डिसाइड कि मैं गलत बोल रहा हूं ठीक बोल रहा हूं। मुझे पूरा आर्गुमेंट तो कंप्लीट करने देना, आप मेरे बीच में तो ना बोले। मैं गलत बोल रहा हूं, सुने उसके अंदर से सवाल उठाए, दिस इज द वे। अगर आप उसके अंदर मेरा पूरा आर्गुमेंट ही नहीं बिल्ट होने दे रही तो मैं कैसे आगे जाऊंगा? मुझे आप बता दें। चलिए अब आप मेरे सवाल का जवाब देना, इस बात को छोड़े, हम कोई लड़ने तो नहीं बैठे हुए, एक शो चल रहा है, प्रोग्राम चल रहा है, मैं सारे सवालों का जवाब देने के लिए बैठा हुआ हूं, पर मेरा जवाब तो पूरा सुनने की हिम्मत पैदा करे ना। आप मेरे जवाब ही सुनने नहीं चाहती, तो मैं क्या जवाब दूं आपको? मुझे बताएं। अच्छा, मैं अभी पूरा अपना आर्गुमेंट ही खत्म नहीं करता और आप बीच में सवाल करने लग जाती हैं। अब आप टाइम जाया कर रहे हैं। जी मैं जाया करूं? ठीक, आप बहुत अच्छी तरह से आप बोल। मैंने तो सवाल कर लिया ना, मैंने सवाल कर लिया, मैंने कहा जवाब दे दें आप, फिर पिछली बातों में चले गए। तो अभी सवाल बहुत रहते होंगे क्योंकि आप जवाब तो सुनना ही नहीं चाह रही हैं, तो सवाल करना चाह रही हैं। करें नहीं करें आप जितने सवाल एक साथ कर लें ताकि मैं उनका एक साथ जवाब दे दूं। हुकूमत में होते हुए आपका ये एटीट्यूड नहीं था। मैं ये कह रहा हूं सारे सवाल आप में से सारे सवाल कर लें, मैं उसका एक साथ जवाब दे दूंगा। चलिए आप जवाब दें प्लीज। मेहरबानी आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आपको बताता हूं आईएमएफ के साथ किस तरह निगोसिएशंस होती हैं। आईएमएफ आपको कहता है कि करंट अकाउंट डेफिसिट आपका कम होना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान के अंदर डॉलर नहीं छपते। वो आपका कहते हैं आपका ट्रेड डेफिसिट कम होना चाहिए क्योंकि जब ट्रेड डेफिसिट कम होता है, बढ़ता है, तो आपके मुल्क के जो फॉरेन रिजर्व है वो कम होते हैं। उसके बाद वो कहते हैं आपने अपने अखराजात कम करने हैं और आपने अपनी इनकम रिसीट ज्यादा करनी है। मैं आपको पिछली दफा का बता रहा हूं कि किस तरह पाकिस्तान के अंदर हमारी हुकूमत थी, हमने इस चीज को मैनेज किया था। आईएमएफ हमें कहता था पेट्रोलियम बढ़ाएं, कोरोना आ गया था, कोरोना के बाद उन्होंने क्या, हमने कहा हम 4 रुपए महीना वाइज बढ़ाएंगे। हमने ये नहीं कहा कि हम एक हफ्ते के अंदर 60 रुपए बढ़ा देंगे, और उसी की तरह हम 4 रुपए बढ़ा रहे थे। पर उसके बाद हमने आईएमएफ को उस लेटर के अंदर देखें, हमने कहा कि हम इसके अंदर कोई फिजिकल स्पेस निकालेंगे। 300 अरब रुपए की फिजिकल स्पेस निकाली, 90 अरब रुपए की हमने इलेक्ट्रिसिटी के अंदर स्पेस निकाली, फिजिकल स्पेस, और कहा जून तक हमने अपने आप को कवर कर लिया हुआ है। और उसके बाद हम देखेंगे अगर हमारी सीट ज्यादा हुई, वरना हम आहिस्ता ग्रेजुअली इसको आगे की तरफ लेके जाएंगे। पर मुझे आप ये बताएं कि 1.5 महीने के अंदर, एक हफ्ते के अंदर 60 रुपए डीजल और पेट्रोल की प्राइस बढ़ा देना, पहले जो हमने सब्सिडी दी वो खत्म करना, और 47% आपने इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस बढ़ा देना। अच्छा चले बढ़ा दी, वो बिजली तो पूरी करते, हमारे दौर में तो लोड शेडिंग नहीं हो रही थी, हर 2 घंटे बाद लोड शेडिंग हो रही है। तो इससे साबित क्या होता है? साबित ये होता है कि आप नाअहल हैं, आप निकट्टू हैं, आपको इस चीज की प्लान ही नहीं। 35 आपने साल इस मुल्क पे हुकूमत की है और आज आके भी आप लोगों को पता नहीं क्या करना है। पाकिस्तान के अंदर जो पावर प्लांट्स आप लगा के गए थे वो इस वक्त बंद पड़े हुए हैं, और उनकी वजूहात देखें, आप परेशान हो जाएंगे। पाकिस्तान टाइम पे कोरोना नहीं, एलएनजी नहीं मंगा सका, पाकिस्तान टाइम पे कोयला नहीं मंगा सका, उसकी जो मेरिट के ऊपर जो प्लांट्स चलाने होते हैं आपने उसे फारिग कर दिया हुआ है। दीज आर द रीजंस। अगर आप चाहते हैं बैठे, हम बैठने को तैयार हैं, हम जमहूरी जमात हैं। पहली बात शुरू होगी कि आप इलेक्शन डेट्स दें। ये दुनिया के डेमोक्रेटिक सिस्टम्स के अंदर ये नहीं होता कि अक़लियती पार्टी का वजीर आजम हो और अक्सरियती पार्टी का बंदा ऑपोजिशन के अंदर बैठा हुआ है। 156 सीटें जिस जमात के पास है वो अक़लियत में बैठ गए, और जिसके पास 86 सीटें हैं वो वजीर आजम बन जाए। दुनिया के, पाकिस्तान के मोस्ट क्रिमिनल, जो मोस्ट वांटेड लोग हैं वो अपने कैबिनेट के अंदर बिठा दिए हैं। जिसके किसी शोबे, खुर्रम दस्तगीर को आप ले लें, जब वो पाकिस्तान के अंदर ट्रेड मिनिस्टर थे, आपको पता है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट 25 अरब से $23.5 अरब पे चली गई थी। पाकिस्तान के अंदर जो अपने वजीर एजुकेशन लगाया, जो वजीर सेहत लगाया, अब मुझे बताएं कि क्या स्पेशलिटीज है। मुझे इस चीज का जवाब दे दें। बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो फिर आप लोग इसको मानने को तैयार क्यों नहीं है? देखिए बिल्कुल ठीक बात है, ये जेन्युइन सवाल है आपका। अब मुझे ये, इसका मैं आपको जवाब ये देता हूं कि आपके इंटरनेशनली आपके सामने एक साइफर आता है, और साइफर के अंदर कंडीशंस लिखी होती हैं। अगर ये अदम एतमाद कामयाब नहीं हुआ तो हम पाकिस्तान, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन पाकिस्तान को इसका सबक सिखाएंगे। दूसरी, अगर कामयाब हो गया तो हम पाकिस्तान के सारे गुनाह माफ कर देंगे। और जो प्राइम मिनिस्टर रशिया गए थे, वो रशिया सिर्फ अपने खुद उन्होंने फैसला किया था और इसके अंदर कोई और शामिल नहीं था। अब मुझे एक चीज बताएं, अगर हम रशिया जाते हैं, वक्त का मैं बोलूं, एक्चुअली आप लोगों में खुद कंफ्यूजन है। आप लोगों को नहीं पता कि ये अमेरिकी साजिश थी,
आप लोगों को नहीं पता कि इस्टेब्लिशमेंट से ख़राब ताल्लुकात का नतीजा है? आप लोगों को ये, कभी आप लोग कहते हैं पिछले जून से साजिश तैयार हो रही थी, कभी कहते हैं कि अक्टूबर वाला जो सारा सीन हुआ था DGISI की तब्दीली का, ये सारा उसके जो है ना वो असरात हैं, फिर कहते हैं कि फरवरी में एक साइफर आता है। मतलब कि समझ नहीं आती है कि आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है क्या? आप लोगों की अपनी पार्टी के सीनियर लोग इस चीज़ को एडमिट करते हैं, आपके इत्तेहादी एडमिट करते हैं कि अगर हमारे एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात ठीक होते तो आज हम लोग हुकूमत में होते। तो फिर कहाँ जाती है अमरीकी साजिश का बयानिया? अच्छा, आपकी बात है। देखिए, बहुत सारे एलिमेंट्स इकट्ठे होते हैं और उसके बाद वो एक पॉइंट पे पहुंचते हैं जब ये इस तरह की चीज़ें होती हैं। हम आपको बता रहे हैं, हमारे पहले साल के बाद आपको याद होगा मौलाना फजलुर रहमान साहब इधर इस्लामाबाद के अंदर धरना देने आए थे। उसके बाद वो PDM बना के धरना देने आए थे, फिर PDM तोड़ के धरना देने आए थे। और मुझे एक बात बताएं, यका क्या होता है कि आपकी जो अलाइज पार्टीज हैं वो आपका साथ छोड़ देती हैं। यका क्या होता है कि PDM इकट्ठी हो जाती है, जो एक दूसरे का नाम सुनने को तैयार नहीं होती और वो एक दूसरे को कह रहे होते हैं कि आपने बाप का वोट लिया है तो आप बाप पार्टी के हो गए हैं और बाप के साथ हम चल नहीं सकते, इसलिए उन्होंने पीपल्स पार्टी को वो निकाल देते हैं। तो यक होता क्या है? उसके बाद वो मरासला भी आ जाता है मंजर आम के ऊपर। तो ये बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो एक साथ यकजा हो जाते हैं, और जब वो यकजा होते हैं तो फिर इस तरह के आपने देखा है पाकिस्तान के अंदर हमेशा जो हुकूमतें गई हैं वो करप्शन की बेसिस पे गई हैं। पाकिस्तान की पहली हुकूमत को जो घर भेजा गया है उसके ऊपर कोई करप्शन एलिगेशन नहीं है। तो रीजन क्या है? आप वो कहते हैं इंस्टेबिलिटी है, तो इंस्टेबिलिटी तो हम तो आपको जितने मैंने फिगर्स दिए हैं वो तो सारे स्टेबिलिटी के हैं। बहुत शुक्रिया तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली नवाज अवान साहब मेरे साथ हैं। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।